नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 6% की गिरावट के बाद आज बाजार करीबन 4.5% यहां पर नीचे खुले हैं। माना जा रहा है कि यूएस और ईरान में डील हो चुकी है। यूएस से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट्स इस मामले में आई हैं और 19 जून को स्विट्जरलैंड में ये डील साइन भी हो जाएगी। क्या टेक्स्ट है, क्या डिटेल्स हैं, ये उसी दिन पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में तेजी लेकिन यहाँ पर सोने चांदी में लौटी है, क्योंकि कच्चे तेल की गिरावट और पीस डील हो सकती है। इसका पूरा फायदा हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा। तो सोना 4300 के ऊपर है, चांदी $70 प्रति आउंस के ऊपर है और बाजार अब यहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स का इंतजार करेगा। इस हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया और जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग तो है ही, साथ ही साथ यूएस में केविन वॉश की एज अ फेड चेयर ये पहली मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते। तो काफ़ी लोडेड वीक है इन दैट सेंस। इन सब पर बात करने के लिए और कैसे करें आप कारोबार, ये आपको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, जीजेपीसी के चेयरमैन किरण बंसाली, एनिमल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। नरेंद्र जी, अब फाइनली एक डील होती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स हैं, यूएस की तरफ से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं। आप कैसे इसे रीड कर रहे हैं और आपको क्या लगता है आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस, कैसी डील के ऊपर नजर है? देखिए, ये सारी डील जो है ईरान अमेरिका के बीच में है, लेकिन इसका जो मुख्य बिंदु है वो तेल है। जिस हिसाब से अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी और कुल मिलाकर के ट्रम्प साहब की जो रेटिंग है वो नीचे जाने लगी, और उसके बाद यह है कि जिस हिसाब से महंगाई जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी और आने वहां जब संसद के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के ट्रम्प साहब जो है बहुत डेस्परेट थे। उनको ये था किसी तरीके से ये युद्ध जो है खत्म होना चाहिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने चाहिए। अगर उनका ट्वीट देखें तो उनका पूरा जोर इस बात को है कि भाई तेल का जो आवागमन अब शुरू हो जाएगा, वो समुद्री जहाज जो टैंकर्स उनको करें अपना इंजन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि उनको पता है जब इंजन स्टार्ट होगा टैंकर्स का तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छी खबर होगी और कुल मिलाकर तेल की कीमतें नीचे जाएंगी। तो इसका मुख्य बिंदु जहां तक अमेरिका है वो तेल है कुल मिलाकर के, जिससे कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को तो छोड़िए, उनको परवाह नहीं है, लेकिन अमेरिकी इकोनॉमी जो है जब उसको जो है तकलीफ होने लगी, वहां पिंच होने लगा, तब उन्होंने जाकर के ये बात करी और डेस्परेट थे। कुल मिला के आप देखिए, दो कंट्री डेस्परेट थे, अमेरिका डेस्परेट था और फाइनली जो डील नेगोशिएट करी वो कतार ने करी है, क्योंकि कतार का जो है, कतार में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका का ही है तेल और गैस भंडारों में, एलएनजी के भंडारों में, और आखिरी जो डील है उसको जो पुश वो कतार ने दिया, इसीलिए उन्होंने उनकी कतार की बड़ी सराहना भी की है। तो कुल मिलाकर के तेल के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी खबर। और जो तेल, जैसे मैंने कहा कि पहले मैं आपके कार्यक्रम में कह चुका हूं कि डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल से देखें तो तेल की कीमत $72 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है चूंकि इस सारी डील का एक मैसेज जो दूसरा निकल के आया वो ये है कि ओपेक जो है वो बहुत कमजोर हो गया। फंक्शनली ओपेक इज डेड नाउ, फंक्शनली। और अब जो है पूरी दुनिया के अंदर जो तेल के बाजार का दादा आप बोलिए या हेजीमन बोलिए, वो जिसका जलवा रहने वाला है वो है अमेरिका। अब अमेरिका का रहने वाला है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ज्यादा होगा और यूएई तो ओपेक से निकल ही चुका है और सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचेंगे नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के आप तेल की कीमत के हिसाब से देखें तो अच्छी खबर, कीमतें नीचे की तरफ जाएंगी, $75 के आसपास जानी चाहिए जल्दी। और उसके अलावा ये भी है कि साथ में ईरान का जो तेल है इसके तहत वो अब उससे सैंक्शन अगर पूरी तरीके से नहीं तो पार्शली हटेंगे, अर्थात जो ईरान का तेल है वो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई सिस्टम में आएगा। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अच्छी खबर, तेल की कीमतों के लिए, खासतौर से बड़े उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर? फिलहाल तो अच्छा नजर आता है, लेकिन ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हॉट वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम ये सोचा कि युद्ध खत्म हो रहा है, वो जिसे बोलना चाहिए कि ये पीस होगी, लेकिन ये कोल्ड पीस होगी। कोल्ड पीस का मतलब यह है कि ऊपर से सड़ंती लगेगी लेकिन जमीन के नीचे जो आग की जो ज्वाला है वो धधकती रहेगी लंबे समय तक, जब तक कि कोई लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यहाँ पर खुलना विदाउट टोल एक बड़ी खबर है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने ही कहा था कि वॉर चलती रहे एक साइड पे वो ठीक है, लेकिन जब तक कच्चा तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है विदाउट टोल्स, वो एक बड़ी चीज़ है। आपको लगता है वो बहुत जल्दी होता हुआ देखेंगे हम? देखिए, जिस सारा मसला जो है खासतौर से अमेरिका के नजरिए से, सऊदी अरब के नजर से, कतार के नजर से, कुवैत के नजर से, यूनाइटेड अरब एमिरेट की नजर से, इराक की नजर से, ये था स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलनी चाहिए और खुद अमेरिका की नजर से। हालांकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है और स्विंग प्रोड्यूसर अब सऊदी अरब ये नहीं है, अब वो अमेरिका। लेकिन उसके बावजूद जो प्राइसेस हैं वो तो इस बात पर, ये ग्लोबल कमोडिटियर्स की प्राइसेस तो जो है वो ग्लोबली तय होती हैं और उससे फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, उपभोक्ता को नुकसान होता है। तो इसलिए अभी इस चीज पर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आई है।
टोल तो नहीं लगेगा, लेकिन सुनाई में ऐसा आ रहा है कि शायद कोई ईरान एडमिनिस्ट्रेटिव फी की बात कर रहा है। अभी जब तक कि पूरा जो डील की बातें सामने नहीं आ जाती, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फी की भी बात होती है तो ये फिर अच्छी खबर नहीं होगी और अमेरिका को दबाव डालना चाहिए कि इस पर सहमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो तय है कि टोलिंग नहीं होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फी का मतलब ये हुआ कि कुल मिला के ईरान अपना दबदबा जो है स्ट्रेट हॉर्मुज पर रखना चाहता है। ये भारत, चीन जितने भी बड़े आयातों को उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो अब लेकिन उसके लिए फाइनल उसका वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेगी। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान का दबदबा वो बरकरार रहेगा और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की नजर में परसेप्शन के हिसाब से ये डील जब होती है तो उसमें जो जीत के निकल के आ रहा है वो अमेरिका नहीं है, ईरान है। और इसका मतलब यह है कि इस युद्ध के बाद ईरान जो निकल के आ रहा है पहले से ज्यादा मजबूत, और वहां की 1979 की जो रिजीम है, जो रिवोल्यूशन विश्वास रखती है, वो और मजबूत। और उनको जो है एक नया अवार्ड मिल गया, नया रिकग्निशन मिल गया। और साथ में यह है कि जो आसपास के तमाम देश हैं उनके लिए भी थोड़ी परेशानी नहीं पैदा हो गई, क्योंकि अमेरिका ने काफी हद तक वो बातें मान ली हैं जो ईरान चाहता था। इसका मतलब है जो आसपास के खाड़ी के देश है, जो बड़े निर्यातक है, तेल के बड़े उत्पादक है, उनके अंदर बेचैनी और बढ़ेगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज वेपनाइज जो कर रखी है ईरान ने, अगर फिलहाल उसमें राहत मिलती है, या ये डील इस बात की होती है जिसमें ईरान वादा करता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद नहीं करेगा, इस तरह का क्लॉज है अगर एमओयू के अंदर, तो फिर ठीक है। अगर नहीं है तो फिर तो परेशानी की बात होगी। लेकिन फिलहाल इमीडिएट टर्म में देखा जाए तो तेल की कीमतें नीचे जाएंगी। आयातकों के लिए अच्छी खबर और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर। एक फाइनल सवाल नरेंद्र जी, अगर हम तेल की बात भी यहाँ से देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, काफ़ी सारे ईरान का तेल और बाकी जो कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाई हैं, जो 11 मिलियन बैरल प्रति डे का जो ब्लॉकेड के पीछे तेल है वो यहाँ पर अब आना शुरू हो जाएगा। क्या उसका प्रेशर और मार्केट्स में आएगा? और जैसे आपने कहा 72 परहैप्स एक फेयर प्राइस है, क्या हम वहाँ तक प्राइसेस एक बार जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि बीच में जो टिप करेंगी तेल की कीमतें 75, वो उत्साह में आकर के, मार्केट आपको पता है बहुत लंबा सोच नहीं पाता, मार्केट की जो नजर होती है बहुत छोटी होती है, लंबा लॉन्ग टर्म मार्केट कभी नहीं सोचता। तो शॉर्ट टर्म में कीमत $75 पर पहुंच जाएगी, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन टैंकर्स की दिक्कत हो रही है, ये जहां प्रोडक्शन रुका पड़ा है वो उसको रीस्टार्ट करने में टाइम लगेगा, जहां एलएनजी रुकी पड़ी है उसको रीस्टार्ट करने में टाइम लगेगा, जो टैंकर्स हैं उनके जो भाड़े ऊपर चले गए, इंश्योरेंस के भाड़े, उनको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है जो सही तस्वीर है कि एक्चुअल में कीमत तेल की क्या होगी, एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होगी, ये सब निकलते निकलते 4 से लेकर के 6 महीने का समय लगेगा। अभी मार्केट उत्साह में आके कीमत 75 पे ले जाए, हो सकता है उससे भी नीचे ले जाए, लेकिन फिर ऊपर जाएगा क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जो सस्टेनेबल कीमत होगी तेल की वो निकल आने में उसको कम से कम 4 से लेकर के 6 महीने का समय लगेगा। मिस्टर सनेजा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 4 से 6 महीने में थोड़ी सी तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नजर आएगी जो हम आज यहाँ पर मार्केट्स में देख रहे हैं। एब्सोल्युटली नी जोक रिएक्शन है। आपको ये भी बता दें कि अगर हम ओपन इंटरेस्ट नाइमेक्स में देखें, जहाँ तक क्रूड की बात है, तो वहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअली करीब 19% की गिरावट ओपन इंटरेस्ट में है। बाजार को क्लैरिटी ही नहीं थी कुणाल, अगर हम ट्रेड्स के लिहाज से देखें कि कहाँ पर प्राइसेस जाएंगे। एक फटीग सा इन्वेस्टर्स में आने लगा था, बहुत ही नैरो रेंजेस हमने यहाँ पर बनते हुए देखी थी। आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस और यहाँ से क्या करने की राय? आई थिंक ऑन अकाउंट ऑफ जो भी सेटलमेंट होना चाहिए और उसके कारण जो प्राइस नीचे आने चाहिए वो आ गया है। मुझे यहाँ से कोई फ्लैश क्रैश नजर नहीं आ रहा है। ब्रेंट $80 पे स्टेबल हो जाना चाहिए, WTI $75-76 पे स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जैसे ये नॉर्मलाइज सिचुएशन चालू होगी, जैसे हॉर्मुज में से ट्रैफिक नॉर्मली रिज्यूम होगा, तो सबसे बड़ी चीज जो होने वाली है वो जो इन्वेंट्री, इनकी जो रिजर्व, जो SPR थे वो रिजर्व डिप्लीट हो गए हैं। वो सबसे पहले G7 नेशन अपने रिजर्व पर पूरा करने आएंगे। सो मुझे लग रहा है कि इनके रिजर्व फिल करने की डिमांड आएगी, बिकॉज दे कैन नॉट ऑपरेट ऑन 6 डेज 7 डेज इन्वेंट्री। सो मुझे यहाँ से कोई बड़ा क्रैश या बड़ा मंदी ऑयल में नजर नहीं आ रहा है। $3 से $4 ब्रेंट, $3 से $4 WTI, 77-76 के आसपास WTI बॉटम आउट हो जाना चाहिए और $80 के आसपास ब्रेंट बॉटम आउट हो जाना चाहिए। यहाँ से 15-20% ऑयल गिर जाएगा, ऐसा सिनारियो मुझे नहीं दिख रहा है। पॉइंट टेकन। बात अब यहाँ पर गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं। कुणाल, यहाँ पर क्या सेंस है आपकी, जिस तरह से तेजी यहाँ पर देखने को मिली है? अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर है, क्रूड में गिरावट है, उसका फायदा सोने चांदी में आया है, पीस डील यहाँ पर हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं, उसके पहले जो ये बढ़त है यहाँ पर क्या करने की राय?
आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर लुक्स बेटर राइट नाउ, और ये रैली कंटिन्यू हो सकती है. सिल्वर कैन गो अप टिल 73-74. और जहां तक गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड भी मुझे लग रहा है कि एक बार $4,400 तक के लेवल आपको दिखा सकता है. सो ओवरऑल बाई एंड डिप्स का ही व्यू रख के काम करना चाहिए. इंडियन रुपी विल अप्रिशिएट बिकॉज ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ. सो उसके कारण इंडिया में थोड़ा कम बढ़ेगा, बट ध्यान डिप पे बाय करना ही है. ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर सोने और चांदी में लौट सकती है और एक ऐसे समय में यहाँ बाइंग आ रही है जहाँ पर हम बहुत जल्दी इंडियन मार्केट्स में भी खरीदारी लौटता हुआ देखेंगे. 15 जून के बाद शादियां हैं और उनका कैसा इम्पैक्ट रह सकता है और प्राइसेस कैसे नजर आते हैं, वो सब बात करने के लिए हमारे साथ किरीट भंसाली भी जुड़ चुके हैं. किरीट जी नमस्कार. आपकी क्या रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शंस आफ्टर पीस डील जो यहाँ पर अब होने की कगार पे है, कि इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ पर सोने चांदी दोनों में देखने को मिला है. ट्रेड इंटरनेशनली कैसे खुलता हुआ देखते हैं? सीपा फिलहाल बंद है, यूएई के साथ कुछ भी पिछले 3 महीने में हमने काम होता हुआ नहीं देखा. अब जिस तरह की स्थिति निकल के आ रही है, बिजनेस, एक्सपोर्ट्स, यूएई, कैसे आप इसे ओपन अप होता हुआ देख रहे हैं? मनीषा गुड मॉर्निंग. पीस का पहला रिएक्शन मैं देखूं तो आज मैं जब 12 डायमंड बुश आ रहा था, नॉर्मली मुझे 1 या 2 मिनट लगता है एंट्री में, आज 4 से 5 मिनट लगता है. तो ये ओपन प्रतिशत है कि लोग जुड़ रहे हैं बिजनेस के साथ, जल्दी आ रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, आने वाला समय देख रहे हैं, आशाओं से भरपूर है. मैं अगर जीसीसी की बात करूं मनीषा, तो हमने मार्च टू मई में 57% ह्यूज डिक्लाइन देखा है. बड़ी उम्मीद है ये पीस से जो सेक्टर हम तेजी से उभर रहा था वो वापस पटरी पर आएगा. जो कीमतें बढ़ी थी लॉजिस्टिक में, इंश्योरेंस में, जीसीसी में, उसमें स्टेबिलिटी आएगी. कॉन्फिडेंट कंज्यूमर में कॉन्फिडेंट दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो जुलाई का महीना है वो जीसीसी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है और विश्वास है. अगर पिछले 2-3 महीने यहाँ पर देखें किरीट भाई, तो किस तरह का डिक्लाइन हमने एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में बनता हुआ देखा है, और आपको लगता है कि जो करंट क्वार्टर है, अगला क्वार्टर है, इसमें वो भरपाई हो पाएगी? मुझे पूरा उम्मीद है. ये जो अभी जो पीस डील हो रहा है उसमें जीसीसी में काफी डिमांड आ रही है, लोग वापस आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कंज्यूमर में, टूरिस्ट आ रहे हैं वापस. तो ये जो है आने वाला क्वार्टर बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है 100%. किस तरह की कॉन्वर्सेशन अब यहाँ पर सरकार के साथ है किरीट भाई, क्योंकि आपकी लगातार यहाँ पर मीटिंग्स होती रहती हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन सेंस ऑफ सपोर्ट? क्योंकि जैसे हमने बात की, जो फर्स्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का है वो थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड है, लेकिन अब आगे जाकर किस तरह की कॉन्वर्सेशन हैं सरकार के साथ? नहीं, लगातार नीति आयोग से हमारी मीटिंग हुई. पीयूष गोयल ने, मैंने बताया लास्ट वीक में, सुबह 11 से 6 बजे तक मुंबई में मीटिंग की. गोल्ड रिलेटेड इश्यू हमने एड्रेस किए. फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग होने जाने वाली है. हमारे वाइस चेयरमैन पीयूष गोयल के साथ जर्मनी, यूके और मैनचेस्टर ट्रैवल कर रहे हैं, नई मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं. जहाँ जहाँ एफटीयू है वहाँ पर हमारे इस सेक्टर में क्या संभावना, उसके लिए जीजीपीसी को हर जगह कॉमर्स मिनिस्ट्री साथ लेके चल रही है. तो ये पीस के वातावरण के साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट का एक प्रयास है नई मार्केट एक्सप्लोर करने का, वो भी लगातार शुरू हुआ है. तो आने वाला समय मुझे लगता है ये सिर्फ ये क्वार्टर नहीं, 26-27 जनरल सेक्टर के लिए बहुत ही उम्मीद से भरा है, बहुत अच्छा रहेगा. मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ. किरीट भाई, अगर साथ ही साथ यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात की जाए तो वो कैसी नजर आती हैं? क्योंकि पिछला 2 महीना यहाँ पर डिमांड वीक रही है, प्राइसेस में जिस तरह की वॉल्टिलिटी थी उसके बावजूद भी यहाँ पर प्राइसेस इन डिस्काउंट थे. मैं बताऊं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट की वजह से रिटेल सेक्टर में काफी गिरावट आई थी, और उसी के लिए सिलसिले चलते हुए पीयूष भाई ने पूरा दिन हमारे साथ बिताया. प्राइम मिनिस्टर का जो गोल्ड बाय नहीं करने का जो मैसेज था उसको प्रॉपरली लिया नहीं गया. हमने जो रिटेलर से बात की, जो ज्वेलरी सेक्टर में जुड़े हुए लोगों से बात की, तो हमने एक सुझाव गवर्नमेंट से ये किया था कि यू कैन बैन ऑन बाइंग ऑफ कॉइन्स एंड बार. पिछले मनीषा आप देखेंगे तो पिछले कई टाइम से जो ये सोने में लगातार तेजी की रैली है, उसमें हाउसवाइफ्स और इन्वेस्टर गोल्ड कॉइन और बार में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मैंने रिटेलर से बात किया तो करीबन 30-40% सेल्स ओनली बार एंड कॉइन में आ रहा है. जो हमने भी अपील किया है कि इस वक्त गवर्नमेंट के साथ रहना है, ऑयल प्राइस स्टेबल होना है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मद्देनजर रखते हुए हमको गोल्ड इंपोर्ट कम करना है. तो रिटेलर भी साथ दे रहे हैं और हम लोअर कैरेट ज्वेलरी की भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं.
22 कैरेट से 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट में भी आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ लग रहा है गवर्नमेंट के साथ रिटेलर को प्रयास के साथ बहुत जल्दी स्टेबिलिटी दिखेगी। पॉइंट टेकन। किरीट भाई, एक फाइनल सवाल यहाँ पर डायमंड्स को लेकर है। प्राइसेस में क्या अब यहाँ पर स्टेबिलिटी है? इंडियन डिमांड कैसी देखते हैं और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं अब यहाँ पर डायमंड्स को लेकर? डायमंड्स में प्राइस में स्टेबिलिटी जरूर आएगी, क्योंकि जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। और बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्दी यूएस के साथ जो हम इंतजार कर रहे हैं टैरिफ और ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो टर्न ले रहा है, मुझे लगता है हमारा यूएस के साथ भी एफटीए बहुत जल्द होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी पीस का वातावरण दिख रहा है, दोनों ईरान और ट्रम्प सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं वो सब सकारात्मक है। और आने वाला समय में अगर हमारा यूएस के साथ टैरिफ रिलेटेड इश्यू है, एफटीए हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट खुलेगा। मैंने आगे भी आपको बताया है कि इस वक्त यूएस में लोएस्ट इन्वेंटरी के साथ काम चल रहा है। जैसे एफटीए साइन हो रहा है, बहुत सारे ऑर्डर निकल कर आएंगे। सप्लाई के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और ईयर 2026-27 पूरा भरपूर उम्मीद के साथ शुरू होएगा। किरीट भाई, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जहां तक सोने चांदी की बात है, डिमांड यहां पर धीरे धीरे निकल के आने लगी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ यहां पर बहुत जल्दी बातचीत है। यूएस एफटीए का ऑफकोर्स यहां पर इंतजार है काफी समय से इस बाजार को, लेकिन यूएई मार्केट्स भी अगर खुल जाएं तो वो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। मेटल्स में यहां पर तेजी देखने को मिली है। कुणाल, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जिंक 4 साल के हाइस के आसपास, कॉपर 1% ऊपर तेज कारोबार कर रहा है, एल्यूमिनियम में नियरली 1% की तेजी भी है। देखिए, कुल मिला के मेटल के लिए पॉजिटिव है ये जो भी डील हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम अकेला मेटल है वो अंडर परफॉर्म करेगा। उसका रीजन है कि द मोमेंट हॉर्मुज ओपन हो जाता है और ट्रैफिक नॉर्मली रिज्यूम होता है, तो जो माल अटका था मिडिल ईस्ट में वो माल मार्केट में आएगा, तो सप्लाई बढ़ेगी। दूसरा, जो 5.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन मिडिल ईस्ट से बंद हो गया था, वो धीरे 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 आने की एक्सपेक्टेशन 3 महीने 4 महीने डाउन द लाइन ये प्रोडक्शन मार्केट में आएगा। तो ऑलरेडी चाइना इज नाउ ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी। जो उनकी कैपेसिटी 45 मिलियन टन की है वहां पे ही ऑपरेट कर रहा है, और ऊपर से मिडिल ईस्ट का माल आएगा, वो एक्सपेक्टेशन बनेगी। तो अभी अपसाइड टेम्पररी कैप हो गई है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा बहुत ऊपर जाएगा नियर टर्म में। तो एल्यूमिनियम इज वन मेटल वेयर आई विल नॉट बी वेरी बुलिश इन नियर टर्म. Longer term, it does look bullish, but in near term, it can correct to 365 kind of levels. Okay. तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिल सकती है, स्पेशली एल्यूमिनियम में। कुणाल को लगता है कि एक कैप शायद नियर टर्म के लिए बन चुकी है। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड्स की तरफ देखें तो गवर्नमेंट की यील्ड्स में भी यहाँ पर गिरावट है। 2 महीने के लोज पर वो कारोबार कर रही हैं और उसी का सीधा असर यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। 3 से 5 साल की कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की गिरावट से है, जहाँ पर पिछले हफ्ते 6% की गिरावट थी और आज की शुरुआत 4-4.5% की गिरावट के साथ शुरू हुई है। यूएस ईरान पीस डील की खबरों से बाजार में कुछ सुधार देखने को मिला है। सेंटिमेंट्स यहाँ पे थोड़े से बेटर हुए हैं, रुपया थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आया है। और अगर ओवरऑल मार्केट्स की बात की जाए तो सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स में यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भागीदारी ज़्यादा देखने को मिली है। ओवरऑल अगर इशुएंसेस पे ध्यान दें तो थर्सडे और फ्राइडे के बीच में फ्राइडे को यहाँ पर हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। यही हाल यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट का भी था, जहाँ पर सेकेंडरी मार्केट जो कि एनएससी और बीएससी का कलेक्टिव डेटा है, अगर हम थर्सडे और फ्राइडे के नंबर्स देखें तो फ्राइडे को यहाँ पर भी गिरावट रही। यानी कि चाहे वो बॉन्ड इशुएंसेस था या फिर ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेशन वॉल्यूम्स, हल्की सी गिरावट फ्राइडे को हमने यहाँ पर दर्ज होते हुए देखी डे ऑन डे बेसिस पे। लेकिन आज का दिन अहम है क्योंकि काफ़ी सारी प्राइवेट इशुएंसेस हैं। टॉप ऑन द लिस्ट आदित्य बिरला कैपिटल है, जो कि 1600 करोड़ के को रेज करना चाहती हैं। ये 2 बॉन्ड्स के जरिए इसे रेज करना चाहते हैं। जियो क्रेडिट भी बाजार में है, 1500 करोड़ ये भी रेज करना चाहते हैं 5 साल के बॉन्ड के जरिए। ई कैप इक्विटीज़ 225 करोड़ के लिए बाजार में हैं। ये 2029 वाली मैच्योरिटी के बॉन्ड्स के साथ बाजार में काम कर रहे हैं। इनक्रेड फाइनेंशियल 150 करोड़ के लिए बाजार में है 2 साल के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के साथ। एंड फिनकप फाइनेंशियल भी 100 करोड़ जुटाना चाहते हैं 2 साल की मैच्योरिटी के बॉन्ड के द्वारा। ये बिडिंग यहाँ पर इन सभी कंपनीज की आज के दिन है।
CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.